दोस्तों आज हम लोग एक केस डिस्कस करेंगे जिसमें बार बार अफरा होता है यानी रिकरेंट टिम्पनी होती है और तमाम तरह का आप इलाज करते हैं फिर भी वो ठीक नहीं हो पाता है। तो इस तरह से रिकरेंट टिम्पनी होने का कारण क्या है और इसका किस तरह से ट्रीटमेंट अप्रोच लेना है और ट्रीटमेंट में भी आपको किन किन बातों का विशेष ध्यान देना है और इनका कौन सी दवाओं का इसमें इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, इस बात की विशेष चर्चा हम करेंगे ताकि आप एनिमल्स के रिकरेंट टिम्पनी को फील्ड कंडीशन में मैनेज कर पाएँ। तो मैं बता दूं आपको कि ये जो केस है एक रिकरेंट टिम्पनी का है। कई दिनों से इसे लगातार अफरा बना हुआ था और ये गाय जो है तमाम तरह के अफरा के इलाज के बाद भी ठीक नहीं हो पा रही थी। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि जो रिकरेंट टिम्पनी होता है, कहने का मतलब जब दवा आप देते हैं तो वो टिम्पनी चली जाती है, गैस चला जाता है, पेट फूलना चला जाता है और फिर अगले दिन उसी तरह से पेट पूरी तरह से फूल जाता है। यहाँ आप देख सकते हैं कि इस गाय का जो एब्डोमेन है काफ़ी बड़ा दिख रहा है, लेफ़्ट साइड से भी फुला हुआ है, साथ ही साथ राइट साइड से भी फुला हुआ है। तो इस तरह का अगर केस रहे तो हम लोगों को सस्पेक्ट करना चाहिए कि ये जो केस है या तो वैगल इंडाइजेशन का है या रेटिकुलर अब्सेस का है या डायफ्रामेटिक हर्निया का हो सकता है। तो टॉप डिफरेंशियल में हमेशा देखते हैं कि यहाँ देख सकते हैं आपकी गाय जो है डकार लेने की कोशिश कर रही है लेकिन फिर भी गैस जो है वो खाली नहीं हो पा रहा है। तो अगर डायफ्रामेटिक हर्निया है तो वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपको सर्जरी करके ही मैनेज करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान देना चाहिए कि गोबर कैसा है। गोबर जो होता है इसमें स्कैंटी होता है और गोबर में बड़े बड़े चारे आते हैं, तो ये फिर इंडिकेट करता है कि ये जो केस है वैगल इंडाइजेशन या रेटिकुलर एब्सेस के होने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो जब आप डायफ्रामेटिक हर्निया का सर्जरी नहीं कर सकते हैं तो आप वैगल इंडाइजेशन या रेटिकुलर एब्सेस के लिए उस एनिमल को ट्रीट कर सकते हैं। तो वैगल इंडाइजेशन और रेटिकुलर एब्सेस जो होता है जनरली फॉरेन बॉडी के चलते होता है। फॉरेन बॉडी जा कर के वहाँ पे इंजरी करता है और फिर वो जो रेटिकुलम होता है उसमें एब्सेस बन जाता है और उसका जो कार्डिया होता है उसका शेप जो है वो डिस्टॉर्टेड हो जाता है और फिर अल्टीमेटली एक प्रोसेस चलता है जिसके चलते पेट जो है फूलना शुरू हो जाता है, गाय इरेक्टेट नहीं कर पाती है और रूमेन में जो गैस बनता है वो बाहर एक्सपेल आउट नहीं होता है। अल्टीमेटली वो चर्न होता रहता है और फ्रोदी ब्लोड बना लेता है और सेकेंडरी टिम्पनी इसे कहते हैं, फिर भी ये फ्रोदी होता है। तो रिकरेंट टिम्पनी अगर है तो वहाँ पे आपको रेटिकुलर एब्सेस सस्पेक्ट करना चाहिए। इसको ट्रीटमेंट में क्या करना है बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वैगल इंडाइजेशन या रेटिकुलर एब्सेस है तो सबसे पहले आपको सबसे बेहतर जो इलाज है, पहला इलाज जो गैस को कम करने वाला है, उसके लिए आप आधा लीटर सरसों का तेल उसमें 30 ml टर्पेंटाइन ऑयल मिला करके एक साथ मिक्स करके उसे पिला दें। पिलाने के बाद आप उस जानवर को आधे किलोमीटर 1 किलोमीटर तक चलाने के लिए बोलें। जब टहलती है गाय तो जोल्टिंग होता है और उसके बाद गैस बबल जो होते हैं वो रिलीज हो जाते हैं और फिर वहाँ से गैस इरेक्टेशन के बाद निकल जाता है और वो एनिमल जो होता है कंफर्ट फील करने लग जाता है। इसके साथ साथ आप चाहें तो रूमेन इंट्यूबेशन करके यानी कि रूमेन में पाइप डाल करके गैस को और उसके जो इंजेस्टा है उस मटेरियल को डिकैंट कर सकते हैं, बाहर निकाल सकते हैं। तो इससे रिकवरी में फास्ट होता है, हेल्प मदद मिलती है। तो इस तरह से भी इस गाय को किया गया। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसके रूमेन में पाइप डाल करके रूमिनल कंटेंट को बाहर निकाला जा रहा है। साथ ही साथ अब आपको क्या करना है कि रेटिकुलर एब्सेस को सबसाइड कराना है तो वहाँ पे आपको एक एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग देना होगा। उसके लिए बेस्ट जो है मेलॉक्सिकाम आप लगातार 5 दिन तक इस्तेमाल करें। साथ ही साथ आपको एंटीबायोटिक सेलेक्ट करना चाहिए। इस केस में एंटीबायोटिक अगर देखा जाए तो मेरे अनुसार से जो बेस्ट है वो स्ट्रेप्टोपेनिसिलिन होता है। स्ट्रेप्टोपेनिसिलिन आप 5 से 7 दिन तक लगातार लगा सकते हैं। स्ट्रेप्टोपेनिसिलिन देने से जो एब्सेस होता है वो ड्राई अप होने लगता है और नॉर्मल शेप में फिर रेटिकुलर का जो कार्डिया है वो अपने पोजीशन में आ जाता है और जो प्रोसेस है रेटिकुलर रूमिनल मोटिलिटी फिर से नॉर्मल की तरफ आने लग जाता है और एनिमल में रिकवरी देखने को मिलती है। एडिशन में इसमें आप चाहें तो डाइक्रिस्टेसिन के साथ साथ आप एंटीहिस्टामिनिक सीपीएम के रूप में आता है उसका इस्तेमाल यहाँ किया जा सकता है। आपको लगातार 3 से 5 दिन तक सीपीएम देना होता है। वुंड हीलिंग फास्ट हो इसके लिए आप टिश्यू हीलिंग एंजाइम्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये 5 से 7 दिन का जब ट्रीटमेंट आप करेंगे
तो इस तरह के केसेस जहाँ पे अफरा में आपको राहत नहीं मिल रही है, उसमें भी राहत मिल जाती है। तो क्या नहीं करना है ये भी आपको जान लेना चाहिए। आदमी के पेट में जब गैस बनता है तो वहाँ एसिडिटी होती है, जबकि जानवरों में ऐसा नहीं होता है। यहाँ रूमिनल एसिडोसिस होता है, रूमेन में एसिड नहीं बनता है, लैक्टिक एसिड बनता है। तो एसिडिटी को कंट्रोल करने के लिए रानिटिडिन जो आता है उसका बिल्कुल इस्तेमाल यहाँ नहीं करना चाहिए। रानिटिडिन एबोमेजल पीएच को बढ़ाता है, यानी कि एबोमेजल एसिडिटी को कम करता है। उससे रेटिकुलर रूमिनल मोटिलिटी फिर कम हो जाती है और एनिमल जो है चारा छोड़ देता है। तो रूमिनेंट्स में रानिटिडिन जो गैस के लिए आदमी में आता है, लगाने का कोई मतलब नहीं है, फ़ायदे के बजाय उससे नुकसान ही है। तो रूमिनेंट्स में रानिटिडिन का इस केस के लिए बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अफरा के लिए या पेट फूलने के लिए रानिटिडिन का बिल्कुल ही इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। साथ ही साथ आप ग्रीन फोरेज को अवॉइड करना चाहिए। पानी भी अगर आपको देना है तो गुनगुना करके पानी देना चाहिए, उससे जानवर को ज़रूर लाभ मिलता है। एक चीज़ और ध्यान देना चाहिए, इसमें आप जानवर को हरा चारा न खिलाएं। हरा चारा या बरसीम बिल्कुल ही नहीं देना चाहिए। हरा चारा देने से क्या होता है, क्लोरोफिल रिलीज होता है और जो फ्रोद बनना है या गैस जो बनना है, ट्रैपिंग ऑफ गैस है, वो बढ़ता है। तो यहाँ आप सूखा भूसा देंगे तो एनिमल को जल्दी रिकवरी होती है। इस केस के लिए यूनुस खान जी ने मुझसे कंसल्ट किया था और यहाँ आप देख सकते हैं कि हम लोगों ने इसको रेटिकुलर एब्सेस सस्पेक्ट करते हुए जो मैंने ट्रीटमेंट बताया वही ट्रीटमेंट दिया और तीसरे दिन से इस गाय में काफ़ी इम्प्रूवमेंट देखने को मिला। यहाँ आप देख सकते हैं कि ये जो गाय है बिल्कुल अच्छे से चारा पकड़ने लग गई है और इसका एब्डोमिनल इनलार्जमेंट भी काफ़ी हद तक कम हो गया था। यहाँ आप देख सकते हैं कि इसका जो पैरालंबर फोसा है वो धंसा हुआ है, जो इंडिकेट कर रहा है कि गैस की अब ट्रैपिंग नहीं हो सक रही है। दोनों ही साइड से इसका जो एब्डोमिनल इनलार्जमेंट था, पेट जो फूला हुआ था वो कम हो गया था तीसरे दिन तक। फिर इसका जो गोबर भी था वो भी कंसिस्टेंसी वाइज सॉफ्ट हो गया था, फिर भी उसमें चारे आ रहे थे। तो इसको जितने दिन 7 दिन के लिए एंटीबायोटिक और बाकी की जो मैंने मेडिसिन बताया वो कंटिन्यू रखा गया और ये जो गाय है काफ़ी कंफर्टेबल तीसरे चौथे दिन से फील करने लग गई थी। तो इस केस को मेरे साथ कंसल्ट करने के लिए और साथ ही साथ फॉलो अप शेयर करने के लिए मैं यूनुस खान जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। ये फॉलो अप केस आप लोगों को फील्ड कंडीशन में रिकरेंट टिम्पनी या परसिस्टेंट टिम्पनी या क्रोनिक टिम्पनी के जो केसेस आएंगे उनको डील करने में ज़रूर मदद करेगा। मुझे लगता है कि ये केस आप लोगों के लिए एक अच्छा मॉडल होगा जिसको आप डिफरेंशियल डायग्नोसिस के साथ सही सही डायग्नोस करते हैं तो आप एक ऐसे पोजीशन पे पहुंच पाएंगे कि वैसे केसेस जो मैनेज नहीं होते हैं उनका भी सही उपचार और जो ज़रूरी दवाएं हैं सिर्फ उनका इस्तेमाल करके इनको मैनेज किया जा सकता है। तो मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।